Hello 8th class, a very good morning to all of you. This is Tamanna, your SST teacher, and welcome to your online classes. I hope you all are fine at your place. Okay, so what we have studied in yesterday's class was the discussion of Monday test paper. कल हमने आपका पेपर भी डिस्कस किया. आपसे बैटल ऑफ प्लासे के बारे में डाउट क्लास में बहुत सारी बातें की. बहुत एक्टिव बच्चे हो आप. I really appreciate that. But please try to read the chapter from the book also. Don't just rely on the video. You have to improve your reading skills as well. So please read the chapter from the book. Underline the words that you are not able to understand, or understand the lines, the statements that you are not able to understand, और उनको डाउट क्लास में भी पूछा करो. ठीक है? So start reading the chapter from the book. That's what I want from you. अब हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. व्हेन कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स. नवाब्स नहीं बोलोगे इसको, नवाब्स. ओके, नवाब्स थे. इनको नवाब्स हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं. जैसे जो अंग्रेज होते थे, द ब्रिटिश पीपल, वो हमारी तरह प्रोनाउंस थोड़ी ना कर पाते थे. हम जो वर्ड बोलते हैं उनका एसेंट अलग होता था बोलने का. तो ये हमारे लिए तो वर्ड नवाब्स ही है, बट वो लोग कैसे बोलते थे, नवाब्स. ओके, द ब्रिटिश एसेंट ऑफ स्पीकिंग हिंदी वर्ड वाज डिफरेंट. ब्रिटिश लोगों का हिंदी वर्ड्स को बोलने का तरीका अलग था, तो नवाब्स को वो नवाब्स बोलते थे. ओके, सो कंपनी ऑफिशियल नवाब्स कब बनने लगे? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासे. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे या बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमने बोला कि दीवानी राइट्स लेने लगे थे, तो वो क्या बनने लगे थे बाद में धीरे धीरे नवाब्स. नवाब्स बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब है, पावर और अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है. When the company officials are becoming nababs, it means that the power and the authority of the person is getting increased. यही बताया है. कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब मीन्स द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. पहले वो सिर्फ ट्रेडर्स थे, ट्रेड कर रहे थे. उसके बाद उन्हें थोड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिली, जैसे वो अपने हिसाब से राजा को थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते थे. वो हुआ नहीं, बैटल्स लीड होने लगी. तो अब फाइनली वो क्या बन रहे थे, नवाब्स. नवाब्स बनने का मतलब कि उनकी पावर और अथॉरिटी बढ़ रही थी. अब जो नवाब्स थे ना, आपने देखा होगा कि ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद है ना, बहुत सारा लैंड, पैसा ये मांगते थे. ये राजा को कहते थे कि आप हमें आराम से ट्रेड करने दो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, एंड यू हैव टू गिव अस मनी एंड लैंड. व्हाट वर दे डिमांडिंग? मनी एंड लैंड. तो जब मनी और लैंड उनको नहीं मिलेगा तो वो ट्रेड एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे. लैंड पे तो वो अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे, अपने फोर्टिफिकेशंस करेंगे और मनी से अपना ट्रेड बढ़ाएंगे. तो वो मिल नहीं रहा था. जब मिलना लगा तो इतना ज्यादा मिल रहा था कि बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस आने लगे. ठीक है, जब 1743 में रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव मद्रास वाले जिनके बारे में बात की थी ना, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासे में, उन्हीं रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है. When Robert Clive came to India in 1743 and he left India in 1767. कब आए थे रॉबर्ट क्लाइव भारत? 1743. And when did he left India? 1767. ठीक है, इस दौरान 1743 से 1767 के बीच उन्होंने लगभग $4 लाख कमा लिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि नवाब्स के पास पावर और अथॉरिटी आ गई. तो जो ये पैसा आ रहा था एज करप्शन, भ्रष्टाचार करके अपनी पॉकेट भर रहे थे. ऐसा नहीं है कि आज के नेता ही करप्शन कर रहे हैं, तब से ही चल रहा है. ओके, सो व्हाट वर दे डूइंग? दे वर फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स. 1743 से 1767 तक उन्होंने लगभग $4 लाख कमा लिए थे. ठीक है, 1764 में उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. तब उन्हें यही कह के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था दैट यू हैव टू रिमूव द करप्शन देयर. आपको वहां जो कंपनी ऑफिशियल्स में भ्रष्टाचार हो रहा है उसे मिटाना है. क्यों नवाब ऑफ
बंगाल बनाया रॉबर्ट क्लाइव को, दैट यू हैव टू रिमूव करप्शन देयर। कहाँ पे? बंगाल में। अरे किसको बना दिया? जो खुद सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है। 1764 में उनको नवाब बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया टू रिमूव करप्शन, बट 1772 में उन्हीं पे केस चला और देखा गया कि इनके पास करप्शन से कितना वेल्थ है। हालांकि वो उस केस में छूट गए, लेकिन 1774 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हालत देख रहे हो, करप्शन वाले कोई बहुत ज्यादा शांति से नहीं रह पाते। $4 लाख पेंशन कमा लिए थे उन्होंने, लेकिन जब उनको रिस्पेक्ट वाली पोजीशन मिली थी, जब गवर्नर जनरल बनाया गया था उन्हें, अगर वो सिंसियरली काम करते, क्या पता वो और अच्छी रैंक पे जा सकते थे। बट उन्हें गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का और कहा कि आप वहां जाके करप्शन रिमूव करिए। वो तो खुद ही करप्शन कर रहे थे। 1772 में उनके खिलाफ केस हुआ, छूट गए, बट 1774 में ही डाली। ठीक है, सब लोग रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा नहीं बना पाए थे। अगर आप ये सोचो कि एवरीवन वाज अर्निंग मनी लाइक रॉबर्ट क्लाइव, बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए थे, ऐसा नहीं था। कुछ लोग बहुत डिसेंट बैकग्राउंड से भी आते थे। डिसेंट बैकग्राउंड मतलब बहुत शरीफ फैमिली से, जो बहुत आराम से काम भी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया बाय करप्शन। वो यहाँ से पैसा कमा के जब ब्रिटेन वापस गए और जो रॉयल लाइफ जीने लगे, ऐशो आराम की जिंदगी, उन्हें बोला गया नवाब्स। ठीक है, यहाँ से उन्होंने पावर और अथॉरिटी का यूज करते हुए करप्शन किया, करप्शन करके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाया, उसको ब्रिटेन में जाके फ्लॉन्ट किया, दिखाया, सी हाउ मच रिच आई एम। दे लेड अ फ्लैशी लाइफ, वेल्दी लाइफ। उन्हें क्या बोला गया? नवाब्स। लेकिन ब्रिटेन में उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उनकी हंसी उड़ाते थे। They were made fun of। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया। When company official became नवाब्स, आप इसको रीड करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपनी रूल एक्सपैंड्स। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ना। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। कंपनी का रूल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, जहां पे भी कंपनी लिखा हुआ है दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब बढ़ रहा था। 1757 से बात करेंगे हम। 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासे। 1857 में हुई थी रिवोल्ट। ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, 1857 वाला रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बुक में। लेकिन 1757 में क्या हुई थी? बैटल ऑफ प्लासे, ये हमें पता है। तो कैसे इन दौरान, इन 100 सालों में कंपनी ने अपना रूल एक्सपैंड किया, वो हम आपको बताएंगे। रूल एक्सपैंड हो रहा है। पहले क्या एक्सपैंड हो रहा था? ट्रेड, व्यापार करने में इंटरेस्टेड थे। अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगी है, अब वो रूल को एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, देखो अब ये स्टेटमेंट अच्छे से समझो, और ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं यही आपके नोट्स हैं, आपको कॉपी डाउन करने हैं। The company rarely launched a military attack on an unknown territory. Rarely का मतलब बहुत मुश्किल से, कभी कभार। Launched a military attack, ऐसा नहीं हुआ था कि हमेशा मिलिट्री से लड़ाई करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी नई टेरिटरी को, जिस जगह को वो जानती नहीं है, सर्वे नहीं किया है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं ट्रेड के लिए, उसको वो आराम से ऐसे ही मिलिट्री अटैक करके नहीं कब्जे में लेते थे। वो उनका काम नहीं था। दे वर नॉट डूइंग दैट। वो क्या करते थे? बहुत सारे तरीकों से, पॉलिटिकल तरीकों से, राजनीति से दिमाग लगा के, या तो इकोनॉमिकली ट्रेड के जरिए घुस के उस टेरिटरी में घुसते थे और वहां पे अपना इन्फ्लुएंस जमाते थे, अपना राज जमाने की कोशिश करते थे, और तब जाके वो इस इंडियन किंगडम को एनेक्स कर लेते थे। एनेक्स करना मतलब अपने कब्जे में लेना। तो इस बात को ध्यान से समझो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत कभी कभार ऐसा होता था कि वो मिलिट्री अटैक करके इंडियन टेरिटरी को एनेक्स कर रही है। मिलिट्री अटैक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करती थी। ठीक है, कंट्री कैसे एनेक्स करती थी कंपनी? पॉलिटिकल तरीकों से, राजनीतिक तरीकों से। अब जैसे मान लो हमारी क्लास में विधि नाम की बहुत प्यारी बच्ची है, जिया बहुत प्यारी बच्ची है, ये दोनों दिमाग लगाएं
कि चलो मैम से लड़ाई करके तो कोई फायदा है नहीं, हम तो छोटू से हैं, कोई फायदा नहीं निकलेगा लड़ाई करके, तो हम कैसे बनाए। अब ये मेरी चापलूसी करने लग जाए, मैम वो बच्चा ऐसे है, मैम ऐसे होता है, तो ये इनका तरीका है मेरी फेवरेट बनने का, और फिर मैं इन्हें पावर्स दे दूं, समझे। तो ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि वो कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करके इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करती थी, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक इन तरीकों को यूज करती थी। डिप्लोमेटिक तरीका मतलब किसी की चापलूसी करके, किसी को मीठा बोल के फंसाना, दैट इज डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो ये करके वो क्या करते थे कि अपना कब्जा रखते थे उस एरिया पे और फिर उसे अपने किंगडम में एनेक्स कर लेते थे, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर तक तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे, हम पढ़ चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं थी। बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। उसके बाद उन्होंने अपने रेजिडेंट्स रखने शुरू कर दिए इंडियन स्टेट्स में। रेजिडेंट्स क्या होते हैं? रेजिडेंट्स होते हैं अगर मैं किसी पर्सन को अपॉइंट कर दूं कि आप जाके उस शहर में रहो, वहां पे क्या हो रहा है सब पता लगाओ, वहां के बार बार सर्वे करते रहो, वहां की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहो, लोगों को समझाते रहो, भड़काते रहो, ताकि आपका सिक्का जमा रहे, ठीक है। ये काम था रेजिडेंट्स का। रेजिडेंट्स को प्लेस किया जा रहा था इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, वहां रह के उन्हें इंटरफेयर करना था इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट। उन्हें बोला गया जो अंदर की बातें हैं शहर की उनमें इंटरेस्टेड रहो। क्यों? ताकि तुम्हारा कब्जा चलना चाहिए, तुम जिसको बोलो लोग उसको गद्दी पे बिठाना चाहें, नवाब बनाना चाहें, ऐसा इन्फ्लुएंस होना चाहिए तुम्हारा। और वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे थे? जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो रेजिडेंट्स वर द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अलग अलग स्टेट में रह के वहां के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करके अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना चाह रही थी, अब सिर्फ ट्रेड तक उनका मतलब नहीं था, अब वो अपना सिक्का जमाना चाहती थी। ये कब हुआ? मैं आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि कौन से बैटल के बाद कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए थे इन द स्टेट्स? बैटल ऑफ बक्सर। कौन से बैटल के बाद कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए थे इन द स्टेट्स? दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। बहुत से तरीकों से दूसरे टेरिटरीज को एनेक्स करते थे। एक तरीका था इसमें सब्सिडरी अलायंस। ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सब्सिडरी अलायंस। व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? देखो, अ कंपनीज मेंबर वाज अपॉइंटेड। उन्हें किसी राजा की टेरिटरी के लिए बोला जाता था कि आपको अपनी टेरिटरी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको आर्म फोर्सेस देगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ ये। चलो, मैं तो हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर, ओके, एंड यश है, यश हमारा क्लासमेट है। यश जो है वो है कोई भी नवाब है, ठीक है। मैं जाके यश को बोलती हूँ कि आप चिंता मत करो, जो और राजा है वो आपके स्टेट को कब्जाना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी मिलिट्री आपको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हमारी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये पैसा नहीं दे पाए तो आपकी टेरिटरी में से कुछ हिस्सा हम एनेक्स कर लेंगे। समझ में आया? देखो, कंपनी said
give protection to the local rulers and their states. क्या बोला कंपनी ने कि हम आपकी रक्षा करेंगे दूसरे स्टेट्स के मिलिट्री अटैक से, हम बचाएंगे आपको, हमारी मिलिट्री बचाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री। इसके बदले में आप हमें क्या दोगे? यू हैव टू पे ह्यूज रेवेन्यू for maintaining the army। अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो हमारे लोकल रूलर्स हैं, जो हमारे आप लोग जो हमारे रूलर्स हो, आपको प्रोटेक्शन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो आपको सारे अटैक से बचाएगी, प्रोटेक्शन देगी। इसके बदले में आप बहुत सारा पैसे से उस आर्मी को मेंटेन करोगे। इफ यू फेल, अगर आप ये पैसा नहीं दे पाए तो पेनल्टी के रूप में, इफ यू फेल अ पार्ट ऑफ योर टेरिटरी will be taken away as penalty। A part of your territory will be taken away as penalty। ये कहा किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ध्यान से सुनो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी प्रोटेक्शन देगी लोकल रूलर्स को, लोकल स्टेट्स को। उसके बदले वो लोकल रूलर्स आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा देंगे, फोर्सेस को वहीं रखेंगे, खाना पीना कपड़े सब कुछ वो देंगे। अगर कोई नहीं दे पाते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या आर्मी को मेंटेन नहीं करते हैं एट गुड कॉज, अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे? उन जो लोकल रूलर्स हैं उनके स्टेट में से कुछ हिस्सा कब्जे में ले लेंगे। ऐसे करके, क्योंकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू उस टाइम नहीं होता था रूलर्स के पास। मुगल रूलर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, उस टाइम पे रेवेन्यू ज्यादा था। जब ये बाद में वीक रूलर्स आ गए थे तो इतना ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के पास नहीं था। तो ये इतना रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं दे पाओगे तो आपकी टेरिटरी में से हिस्सा ले लेंगे। तो क्या हुआ था? रिचर्ड वेल्सले नाम के एक व्यक्ति थे जो 1798 में यहाँ पे आए थे। 1804 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, कब आए थे? रिचर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1804 तक। उन्होंने नवाब ऑफ अवध को आधी टेरिटरी ले ली थी, नवाब ऑफ अवध की, ड्यू टू दिस सब्सिडरी अलायंस, इस एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद की भी बहुत सारी टेरिटरी चली गई थी। सब्सिडरी अलायंस इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लोकल रूलर्स। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। 2 टॉपिक पढ़ लिए हमने, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स एंड कंपनी रूल एक्सपैंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कल की क्लास में होगा वो होगा टीपू सुल्तान से आगे। डाउट क्लास में मिलते हैं। हैव अ वेरी गुड डे।